तो नमस्कार बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षक भर्ती परीक्षा संविदा वर्ग 3 CTET MP टेट, हर चाहे वर्ग 1 हो वर्ग 3 हो, हर वर्ग स्पेशल तो अपना चैनल वर्ग 3 का चैनल है अपना, है ना। अपन लोग क्लास साइकिल कर रहे हैं अभी अपने यहाँ पर वर्ग 3 की कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाल विकास में पढ़ा रहा हूँ ये वर्ग 2 के लिए भी, वर्ग 1 के लिए, वर्ग 3 के लिए भी, हर क्षेत्र में पूछा जाएगा बिल्कुल ये। और ठीक है, और हर विषय के लिए, पर्यावरण के लिए भी बाल विकास है, पेडागोजी बनेगी, हिंदी के लिए भी ये बाल विकास है, गणित के लिए भी ये बाल विकास है। बाल विकास सबके लिए है। अगर तुम्हारा बाल विकास ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया तुम 100 नंबर ला सकते हो 150 में से। अगर अच्छी कमांड है, पूरी 100% कमांड है, तो खाली एक सब्जेक्ट में कमांडिंग करके। इसलिए आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, आपको समझने पर पूरा ध्यान देना है और एनालाइज ज़्यादा करना है। रटना कम है, एनालाइज ज़्यादा करना है। देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन वो आते हैं जो तार्किक होते हैं जिसमें तर्क करना पड़ता है, और दूसरे वो होते हैं जो स्मरण शक्ति पर आधारित होते हैं। अभी का पैटर्न देखते हुए, वर्तमान पैटर्न देखते हुए स्मरण शक्ति पर आधारित सवाल, जो फैक्ट वाले सवाल होते हैं, ये परिभाषा किसने दिया, क्या दिया, फलाना दिया, पकड़ दिया, वो सवाल बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अभी की दृष्टि में रटाऊ वाले सवाल कम पूछे जा रहे हैं। अभी की दृष्टि में तार्किक सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। और तार्किक सवाल आपसे तभी बनेंगे जब तर्क करना तुम सीखोगे। तो बारीकी समझना है, सीखना है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बाल विकास के सिद्धांत वाला जो हमारा अध्याय 2 है, चैप्टर 2 जो है, इस चैप्टर 2 का यहाँ पर हमारी ये पहली यहाँ पर लेक्चर है, पहली हमारे यहाँ पर क्लास है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर हम बारीकी समझेंगे, एक एक चीज़ डीपली यहाँ पर हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, यहाँ पर हम हर चीज़ को डीपली यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाल विकास की अवधारणा। पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा क्या है, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की अवधारणा क्या होती है, यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है, बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है, बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास। बाल विकास का मतलब होता है बालक का मानसिक विकास भी होना चाहिए और बालक का शारीरिक विकास भी होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, है ना। संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, बालक की बुद्धि का विकास होना चाहिए, बालक की भाषा का विकास होना चाहिए, है ना। तथा धार्मिक विकास, बालक का धार्मिक, अपने समुदाय जिस धर्म को वो मानते हैं उसका विकास होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे बाल विकास। इन सारी चीज़ विकास में इतनी सारी चीज़ यहाँ पर हमारी क्या होती है, शामिल होती है। विकास का संबंध गुणात्मक जिसको हम माप नहीं सकते, जो गुण होते हैं इंसान के अंदर के, कार्य करने की कुशलता हो गया, ज्ञान हो गया, तर्क हो गया, नवीन विचारधारा, ये सारी बात, ये सब काय में आती है, गुणात्मक में आती है ना। एवं परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसको हम माप सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। लंबाई में वृद्धि हो रही, बच्चे के भार में वृद्धि हो रही है, और अन्य दोनों से संबंधित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बारीकी से, यहाँ पर शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। जो शिक्षक होते हैं, जो क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को एक निश्चित आयु के सामान्य बालक, एक निश्चित आयु के जो सामान्य बालक होते हैं। एक काम करना, अब ना आप किसी को मत बोलो कोचिंग आने के लिए, ठीक है। हाँ, वो चलने दो। तुम अकेले बैठोगे तो मैं बुक में पढ़ाऊँगा, तो इसमें और अच्छे समझ में आएगा, तुम्हारा भी काम सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोग में भीड़ बढ़ेगी तो तुम्हारा लॉस रहेगा, है ना कि नहीं, ठीक है। अब किसी को मत बोलो, तुम बस जाओ, और ज़्यादा तो बस 1-2 बस, जितने लोग मतलब यहाँ पर बैठ के समझ ले ऐसा। इसमें बहुत डीपली क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, बहुत डीपली हो रहा है, और तुम बिल्कुल और तुम पूरा ध्यान बारीकी से यहीं पे दो, और जो लाइन समझ में ना आए, जो ना बिल्कुल पूछो इससे ऐसा, ठीक है। तो आज अपन ये हल कर लेंगे, फिर मॉक टेस्ट भी अपने हल हो जाएंगे। मेरे पास एक गाइड भी है, उसमें कम से कम 25-30 से 16 पेपर है, उसको भी 16 करवा दूंगा मैं, और बोर्ड में कम हो पाएंगे। इससे पढ़ेंगे ना तो तुम्हारे एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, और बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो एक दिन में 10-20 सवाल ही हो पाएंगे तुम्हारे, है ना कि नहीं। अब किसी को मत बोलो तुम, और मुझे भीड़ बांधने में कोई मतलब भी नहीं है, पढ़ने वाले बहुत ही वैसे यूट्यूब के माध्यम से। तुम यहाँ पर फेस टू फेस पढ़ लो, और बाकी लोग, है ना, ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो बाल विकास, है ना, तो यहाँ पर देखो ना, शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। जो शिक्षक होते हैं,
शिक्षक को निश्चित आयु के बालक की शारीरिक गतिविधि का ज्ञान होना चाहिए कि शरीर किस प्रकार से बढ़ता है। मानसिक, बच्चे का मस्तिष्क किस प्रकार से वृद्धि करता है उसका ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता, संवेगात्मक परिपक्वता, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। शिक्षक को जब बच्चे का शारीरिक ज्ञान होगा कि शरीर किस प्रकार बढ़ता है, मस्तिष्क का ज्ञान होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, संवेगात्मक परिपक्वता का जब ज्ञान होगा किसको, बच्चे को, है ना, तभी बच्चा, तुम टीचर बन गए, तुमको बच्चे का शरीर का ज्ञान पता होना चाहिए। पेडागॉजी में आते इस टाइप पूछ रहे हैं ना, तुमको बच्चे का मस्तिष्क का ज्ञान होना चाहिए कि किस उम्र के बच्चे को हम किस प्रकार टेकल करना है। बच्चे का सामाजिकरण तुमको ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे से हम बात किस प्रकार करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे का संवेगात्मक मतलब बच्चे के मन में कौन कौन सी भावनाएं हैं, इन सारे संवेगों का भी तुमको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तुमको ये सारी चीज़ का ज्ञान होगा तभी तुम बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा पाओगे और सही तरीके से क्या दे पाओगे, उनको शिक्षा दे पाओगे, ठीक है। स्किनर के अनुसार, अब देखो स्किनर ने क्या कहा, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। देखिए स्किनर ने क्या कहा, किसने, स्किनर ने क्या कहा, अच्छे समझो। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर वैज्ञानिक का नाम है। स्किनर ने कहा है विकास एक क्रमिक, विकास जो होता है, विकास एक क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से चलने वाली, क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रम से चलने वाली एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या होता है, विकास जो होती है वो एक क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है क्रम से चलने वाली, और मंद गति से चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। विकास क्या है, क्रमिक और मंद गति से चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर ने कहा है विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। क्या, विकास क्या, क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है ऐसा नहीं कि पहले टांग बढ़ गई फिर आंख बाद में बढ़ रही है फिर मुंडी बाद, नहीं, अरे क्रमिक से होती है भैया। पहले शरीर में जिस चीज़ का, ऐसा नहीं कि पहले दाढ़ी मूंछ आ गई फिर बाद में बाल, ऐसा नहीं, पूरा क्रम से बढ़ती है और मंद गति से मतलब धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। स्किनर ने बोला, किसने बोला है, स्किनर ने। अगला हरलॉक के अनुसार। अब हरलॉक ने क्या कहा, यहाँ पर हमें समझेंगे, वैज्ञानिक हरलॉक ने क्या कहा ना, हरलॉक के अनुसार, हरलॉक बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है, पहले इसको बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसको बाल विकास कर दिया गया। तो कहा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। बाल मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ो, इसमें सिर्फ मनोविज्ञान पर फोकस है, शारीरिक विकास पर फोकस नहीं है, मनोविज्ञान। हाँ, तो माँ सब को सिर्फ बाल मनोविज्ञान पढ़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, माँ सब को बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए, और बाल विकास के अंदर मनोविज्ञान भी शामिल है, बाल विकास के अंदर शारीरिक विकास भी शामिल है, बाल विकास के अंदर बौद्धिक विकास शामिल है, सब कुछ शामिल है ना। क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं करते बल्कि सभी पहलू पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला क्रो एवं क्रो के अनुसार, किसके अनुसार, क्रो और क्रो के अनुसार। क्रो और क्रो ने क्या कहा, तो देखो क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तथा विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान किसको बोलेंगे, जैसे कि अपन फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, मशीनों का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र में अपन केमिकल्स का अध्ययन करते हैं, राजनीति में अपन समाज का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में अपन किसका अध्ययन करते हैं, मानव के पैदा होने से लेकर के मरने तक किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, कैसे विकास होता है, माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम नहीं करता है, माइंड में क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है, ये सब A to Z ऑल टोटल चीज़ अपने किस में शामिल हो जाती है, बाल विकास में शामिल हो जाती है। किसमें, बाल विकास में शामिल हो जाती है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पर हमारे चालू होते हैं, इनको समझना पड़ेगा। ये सिद्धांत पूछे जाते हैं, इनको याद भी करना पड़ेगा कौन सा सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके सिद्धांत है, इनको बारीकी से आपको समझना है। इनको समझ लोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव तुम चुटकियों में हल कर लोगे, और ये नहीं समझोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगा करके आओगे और निपट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के संदर्भ में कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है, बाल विकास के, है ना, बाल विकास के संदर्भ में कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। सबसे पहले सिद्धांत यहाँ पर हम समझेंगे निरंतरता का सिद्धांत।
निरंतरता का सिद्धांत, विकास, बाल विकास के संदर्भ मतलब विकास जो होता है वो कभी नहीं रुकता है, मरने तक विकास चलता है भैया। जीवन में एक बुढ़ा है वो 65 साल का है तो 1 साल बाद तभी विकास होगा, किसका होगा? अरे भले शरीर का नहीं हुआ लेकिन दिमाग का विकास तो हुआ, कुछ नया अनुभव तो मिलेगा। तो विकास मरते दम तक चलता है, जब तक कि आदमी कब्र में ना चल जाए, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मतलब निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास की प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकती है, ना रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कब से प्रारंभ हो जाती है? माँ के गर्भ से। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तभी से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और कब तक चलती है विकास की प्रक्रिया? मृत्यु पर्यंत तक चलती है, मतलब मरने तक चलती है। कब तक चलती है? जब तक कि मृत्यु न हो जाए, है ना। इसी को बोलेंगे निरंतरता का सिद्धांत, मतलब निरंतर चलने वाली। एक छोटे से नगण्य आकार से, बच्चा छोटा सा होता है, नगण्य आकार का होता है, अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्ष, व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष, व्यक्तित्व का मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इन सब के निरंतरता के गुण को हम भली भांति संपन्न कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? निरंतरता का हम कहते हैं सिद्धांत कहते है, ठीक है। ये हो गया विकास का निरंतरता सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास जो होता है वो जन्म से लेकर कब तक चलता है? मृत्यु तक निरंतर चलता है और कभी रुकता नहीं है। और बिना रुके ये चलने वाली क्या होती है? आपकी प्रक्रिया होती है। कौन सी? विकास। ठीक है, बन जाएगा ये, है ना, बन जाएगा ना। इसको लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है ना। अगला देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मतलब समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी के विकास की तीव्र गति, किसी की मंद गति होती है। देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखो, 2 बच्चे ने जन्म लिए, दोनों को दोनों जुड़वा है, एक ही साथ एक ही समय पर जन्म हुए, एक ही साथ पैदा हुए 2 बच्चे, ठीक है ना। लेकिन तब भी दोनों का विकास अलग अलग प्रकार से होगा। एक मोटा मिल जाएगा, दुबला मिल जाएगा। विकास जो होता है, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, लेकिन जो विकास के जो चरण देखने के लिए मिलते हैं वो हर व्यक्ति में कैसे मिलते हैं? एक समान मिलते हैं। और हर व्यक्ति का जो विकास होता है वो अपनी अपनी स्पेशलिटी के अनुसार होता है ना। कैसे होता है? अपनी अपनी स्पेशलिटी के अनुसार होता है। गेसल के अनुसार, गेसल ने क्या कहा? 2 व्यक्ति कभी समान नहीं होते। गेसल ने क्या बोला है? गेसल ने बोला 2 व्यक्ति कभी समान नहीं होते, परंतु सभी बालक, जितने भी बालक होते, ऑल टोटल बालक, सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। सभी बालक A to Z जितने बालक होते हैं, सभी बालकों में विकास का क्रम कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। विकास का क्रम कैसा होता है? समान होता है। अगला यहाँ पर है विकास क्रम की एक रूपता। अगला यहाँ पर क्या है? विकास क्रम की क्रम। विकास का जो क्रम होता है वो बिल्कुल एक रूप से चलता है ना। ये सिद्धांत ये बताता है, विकास क्रम की एक रूपता का जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत ये बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने, विकास की जो गति होती है वो एक जैसी होती है क्या? नहीं होती है। विकास की गति एक जैसी नहीं होती है ना, तथा पर्याप्त हर व्यक्ति अलग पाए जाते हैं। तुम हो, तुम्हारा विकास अलग प्रकार से होगा, तुम्हारी बहन का अलग प्रकार से होगा, मेरे भाई का अलग प्रकार से होगा। हर व्यक्ति का विकास कैसा होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। उसमें एक रूपता पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है ना, ठीक है। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालक, मनुष्य जाति जितने बालक है सबकी वृद्धि सिर से प्रारंभ होती है। सबसे पहले इंसान का सिर बड़ा होता है ना कि नहीं? बच्चे का सिर देखो कितना बड़ा होता है। अपनी मुंडी बचपन में उतनी बड़ी थी, अभी भी उतनी बड़ी है, थोड़ी बहुत बड़ी होगी, लेकिन हाथ छोटे छोटे होते हैं और हाथ छोटे छोटे होते हैं। बच्चे की आँख जो होती है इतनी बड़ी रहेगी, तुम्हारी आँख भी इतनी बड़ी है ना कि आँख बढ़ती जा रही है। अगर आँख बढ़ती जाएगी तो चेहरा कितना बड़ा हो जाएगा अपना, है ना कि नहीं? तो मस्तिष्क पहले बड़ा हो जाता है, जितना बड़ा होना मस्तिष्क को वो 2 साल 5 साल तक बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर नीचे के शरीर बढ़ता है अपना, ठीक है, ऐसा होता है ना, ठीक है, ठीक है। तो विकास के क्रम हर व्यक्ति में जैसे ही होता है क्रम, है ना। ऐसा नहीं कि किसी में पहले मुंडी बढ़ रही है तो किसी में पहले पैर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है ना, है ना। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर से प्रारंभ होती है। इस तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास से एक निश्चित दर्शन कर सकते हैं। बालकों का गत्यात्मक विकास होता है। कैसा विकास होता है? गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब क्या होता है?
गत्यात्मक का मतलब ये होता है कि पहले संपूर्ण, गत्यात्मक का मतलब ये होता है कि पहले पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता है। पहले बच्चा जो रहेगा हाथ पे हाथ उंगली चलाना नहीं सीखता है, पहले वो गर्दन हिलाना सीखेगा, धड़ हिलाना सीखेगा। फिर जब धड़ पे कंट्रोल कर लेगा फिर उसके जो शोल्डर है उसको हिलाना सीखेगा। फिर जब शोल्डर में कंट्रोल कर लेगा फिर कोहनी पे सीखेगा, फिर कोहनी के बाद कलाई पे कंट्रोल आएगा, फिर कलाई के बाद फिर उंगली पे आएगा। मतलब कि जटिल से सूक्ष्म की ओर जाता है। इसको बोल जटिल से सूक्ष्म की ओर होने वाला जो विकास होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, गत्यात्मक विकास कहते हैं। इस तरह बालकों में गत्यात्मक विकास होता है ना। और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन कर सकते हैं, है ना। और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन अपन कर सकते हैं, है ना, विकास क्रम की एक रूपता के अनुसार। तो हर बालक में विकास क्रम कैसा होता है, एक रूप के अनुसार होता है। कैसा होता है, एक रूप के अनुसार होता है। अगला यहाँ पर देखेंगे वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। वृद्धि की दर और विकास की गति की दर अलग अलग रहती है। वृद्धि की दर कैसी होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्या होता है वृद्धि मतलब, बताओ। वृद्धि का मतलब बढ़ना। क्या बढ़ना, मतलब वृद्धि मतलब सिर्फ हाइट में वृद्धि है। वृद्धि का मतलब सिर्फ यह होता है, माइंड में नहीं होता ना, वो तुम गलत दिमाग लगा रहे हो। वृद्धि का मतलब सिर्फ ये होता है शारीरिक वृद्धि, जिसको तुम आंखों से देख सकते हो। बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं, अरे वृद्धि का मतलब होता है शरीर का अनुपात बढ़ना, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये वृद्धि के अंदर आएगा। ये अलग चीज़ है। और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, उसके बाद तुम्हारा शरीर नहीं बढ़ेगा, और अच्छा भी है। तो अपन कितने बड़े हो जाते हैं अभी तक, है ना कि नहीं, ऐसा रहता। ठीक है। वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तुम जब बच्चे रहोगे ना तो विकास रट रटा के तेजी से होगा, फिर विकास धीरे धीरे होगा, फिर स्पीड से विकास हो जाएगा, फिर धीरे धीरे विकास होगा। मतलब स्पीड कम ज़्यादा होती है, किसकी, विकास की, है ना। शैशव अवस्था के शुरू के वर्षों में ये गति तीव्र होती है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, उनका विकास तेजी से होता है। फिर कुछ समय बाद फिर ये मंद पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे दिमाग बढ़ रहा है, फिर विकास, फिर किशोर अवस्था में फिर स्पीड में बढ़ना चालू हो जाती है, फिर ये अधिक समय तक नहीं बंदी रहती, फिर विकासशील हो जाता है। अपना कैचिंग पावर बचपन में बढ़ते, स्पीड में बढ़ता है, फिर एक समय बाद रुक जाता है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, ये रियलिटी है ना कि नहीं। तो विकास और वृद्धि गति कैसी होती है, अलग अलग होती है। सिद्धांत है विकास के, इसी के आधार पर तुम्हारा पूरा बाल विकास होता है। और बाल विकास में एक चीज़ हमेशा याद रखना, शुरू का समझ में आएगा तो ये आगे समझ में आने वाला है, इंटरकनेक्टेड होता है। इस समय तुम आराम पढ़ रहे हो, चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो जटिल आते जाएगा। तुमको बुद्धि तभी समझ में आएगी जब तुमको विकास समझ में आएगा, है ना कि नहीं। तो तुमको बुद्धि समझ में नहीं आएगी तो फिर तुमको अभिप्रेरण समझ में नहीं आएगा, है ना कि नहीं। तो सब चीज़ मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, और सब चीज़ तुमको यहाँ पर एक तरफ समझना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ समझना पड़ेगा। ठीक है। और जब से मैं प्रोटीन पाउडर खा रहा हूँ मेरे हाथ गोरे होने लगे। प्रोटीन पाउडर खा रहा हूँ जब से मैं, पहले काले थे भयंकर, और खाऊंगा प्रोटीन पाउडर खाओ और जिम जाओ, नहीं। अगला यहाँ पर क्या है देखेंगे ना। अगला यहाँ पर है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य से विशेष की ओर मतलब पहले सामान्य चीज़ का विकास होता है। मतलब पहले छाती का विकास हो गया, मुंडी विकास हो गया, टांग का विकास हो गया, गर्दन का विकास हो गया, ये सामान्य चीज़ का विकास हो गया। फिर उसके बाद फिर जो विशेष चीज़ होती है, विशेष चीज़ मतलब फिर उंगली पे कंट्रोल, उंगली का विकास होगा। फिर उसके बाद कानों का विकास होगा। फिर उसके बाद फिर शरीर के जो अन्य अंग होते हैं फिर उन अंगों का विकास होता है ना। विकास और वृद्धि सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। पहले सामान्य विकास होता है, फिर गहराई में जाकर के विकास होता है ना कि नहीं। उदाहरण के लिए अपने हाथ से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक हाथ को ऐसा पहले पकड़ नहीं पाएगा, उसको कंट्रोल नहीं रहेंगे, पहले वो हाथ को इधर उधर मारेगा, फिर उसकी कलाई में कंट्रोल आता है ना। ठीक है ना। पहले वो इधर उधर से फैलाने मारने की कोशिश करता है। इस तरह शुरू में एक नवजात शिशु रोने और चिल्लाने में उसके पूरे अंग भाग लेते हैं। शुरू में वो जो बच्चा रहेगा ना, उसकी अभी अपनी आँख का विकास हो गया, अपन इधर देख लेंगे, बिना मुंड हिलाए अपन इधर देख लेंगे, और बिना गर्दन हिलाए अपन इधर देख लेंगे। लेकिन बच्चा जो रहेगा उसकी आँख का विकास नहीं होता है। वो पहले पूरे इधर देखने के लिए पहले इधर पूरा हिलाना पड़ेगा, फिर इधर के लिए फिर उधर हिलाना पड़ेगा पूरा गर्दन ना। ये ऐसा होता है। आर समझ के कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो पहले क्या, ये रियलिटी होती, ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है। पहले कई लोग बोलने के लिए क्या करते हैं,
अपन अभी बिना हिले डुले अपन बोल ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को बोलने के लिए पूरे पूरे शरीर से ताकत लगाना पड़ता है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ना, उदाहरण के है ना, तो देखो ना, इस तरह शुरू में नवजात शिशु जो रोने चिल्लाने के लिए पूरे अंगों का भाग लेता है, लेकिन बाद में वृद्धि और विकास जब होता है तो फिर सिर्फ आँख और बाक यंत्र तक सीमित हो जाता है बोलने के लिए। ठीक है, ऐसा होता है। तो पहले विकास किसका होता है, पहले पूरे इकट्ठा विकास होता है, फिर जब इकट्ठा विकास हो जाता है उसके बाद फिर हर चीज़ में गहराई में घुसते हैं। तुम भी पढ़ाई ऐसी करना, किसी एक विषय पे कमांड मत करना, पहले इकट्ठे पूरे विषय थोड़े थोड़े पढ़ लेना, उसके बाद फिर हर विषय में गहराई में जाना, है नहीं कि नहीं। अपन भी कहाँ चलेंगे, अपन भी सामान्य से विशेष की ओर चलेंगे, है ना कि नहीं। ऐसा नहीं पहले विशेष में घुस गए, पहले एक ही विषय को रगड़ रहा है, ऐसा नहीं। अपन एक विषय के विशेषज्ञ मत बनो, पहले सामान्य हर विषय का सामान्य ज्ञान रख लो, उसके बाद फिर स्पेशलिटी की ओर बढ़ो, विशेषता की ओर बढ़ो ना। अगला यहाँ पर क्या होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास संबंध होता है, जिसका शरीर तगड़ा रहता है ना, उसका दिमाग भी तगड़ा रहता है। जो शरीर से लंजू पंजू रहता है उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वो इधर से भी रहता है। जिसका शरीर ऐसे सुंदर रहता है उसको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिसका नहीं रहेगा उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जिसका शरीर अच्छा है, जिसका मानसिक विकास अच्छा है, जिसका दिमाग तेज है, उसका सामाजिकरण अच्छा रहेगा, उसके हजारों दोस्त मिल जाएंगे। और जिसका मानसिक विकास अवरुद्ध रहेगा उसके दोस्त बनते हैं कि नहीं। तो इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, गहराई में घुस के पढ़ो। ठीक है, संवेगात्मक, जिसका सामाजिक विकास अच्छा रहेगा उसके अंदर संवेगों का विकास होगा। मान सम्मान, आत्मसम्मान क्या होता है, ये क्या होता है, हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है, ये भावनाओं का विकास होगा उसके अंदर। ठीक है, ऐसा रहेगा, है ना। ये सब एक दूसरे से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं। सब एक दूसरे से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं। सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें से किसी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य आयाम को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर किसी का मानसिक विकास अच्छा तेज हो जाएगा ना तो अन्य आयाम प्रभावित होंगे, ऑटोमेटिक उसका ये वाला भी हो जाएगा, और दिमाग तेज चलेगा तो खा पी के वो तगड़ा बन जाएगा, ऐसा रहेगा, है ना कि नहीं। तो और कोई एक विकास रुक गया, किसी का सामाजिक विकास रोक दो, भला बच्चों घर के अंदर कोण दो, घर से बाहर मत निकलना, किसी से बोलना मत। कई प्रकार के ऐसे होते हैं, कई प्रकार के माता पिता घर के अंदर बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनका सामाजिकरण नहीं होने देते, वो उन लोग बेल निकल जाता है आगे चल के, है ना कि नहीं। ये रियलिटी रहती है। ठीक है, ऐसा रहता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में उदाहरण के लिए जिन बच्चों में उसको हिलाओ मत उसको ना, देखो ना, उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, जो बच्चे औसत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सबकी हाइट 5 फुट और एक निकल गया 6 फुट का, है नहीं कि नहीं, मेरी हाइट होगी जैसे कि, है नहीं कि नहीं। तो जिनकी वृद्धि औसत से अधिक हो जाती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से आगे हो जाते हैं। तो वो शारीरिक दृष्टि से आगे हो गए तो सामाजिक दृष्टि से भी आगे हो जाएंगे, कहीं पे चलेंगे तो उनकी अलग ही पहचान रहेगी, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है ना। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां, अगर कोई व्यक्ति अगर एक क्षेत्र में कमजोर है ना, एक क्षेत्र में कैसा है वो कमजोर है ना, तो वो दूसरी चीज़ में क्या हो जाती है, बाधक बन जाती है वो कमजोरी, है ना। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक, ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से पिछड़ जाते हैं, वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास से भी कैसे रह जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अगला यहाँ पर होता है हमारा सिद्धांत कौन सा है, अगला यहाँ पर हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अगला कौन सा यहाँ पर हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। एकीकरण का मतलब क्या होता है देखना। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भाग चलाना सीखता है, इसको बोलेंगे एकीकरण का सिद्धांत, है ना। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का सिद्धांत। एकीकरण याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, 4 टॉपिक दे देगा। बालक सबसे पहले क्या करता है, संपूर्ण अंग का नियंत्रण करता है, पूरी बॉडी का नियंत्रण करता है, उसके बाद फिर एक एक अंग पे कंट्रोल पाता है। छोटा सा बच्चा लिखने नहीं सीख पाएगा। अभी मैं इस उंगली पे 3 उंगली पे कंट्रोल है, तो उंगली पे कंट्रोल करके अपन लिख ले रहा है। बच्चा नहीं लिख पाता क्योंकि उसको उंगली पे कंट्रोल नहीं होता, पहले वो कलाई पे कंट्रोल करता है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा पहले बालक संपूर्ण अंग और फिर अंगों के भाग चलाना सीखता है, और जब वो अंगों के भाग चलाना सीख जाता है फिर उन भागों में एकीकरण करना। एकीकरण का मतलब क्या होता है, कान से सुने इधर रट से लिख दिए, ये एकीकरण है कि नहीं। इसी को तो बोलेंगे अपने एकीकरण। तुमने एक कान से सुने और इधर तुमने हाथ में लिख दिया, एक की ओर ध्यान। हाँ नहीं, एकीकरण का मतलब जो होता है कि एक अंग एक साथ कई सारे काम करना, उसको अपन बोलेंगे एकीकरण होना। क्या होना, एकीकरण, है ना, एकीकरण। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, पहले पूरी बॉडी, फिर उसके बाद फिर विशेष अंगों में कंट्रोल आता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाता है ना।
है ना। जो कई कई लोग का जो कुछ ज़्यादा ही जैसे कि देखो गा भी लेना बजा भी लेना, दोनों साथ साथ करना, ये है ना कि दोनों काम साथ साथ होगा ना, जबकि हाथ अलग काम कर रहा है, मुंह अलग काम कर रहा है, तो ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है, मतलब जो विशेषता है, नहीं कि नहीं। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है ना कि नहीं। ये ऐसा रहता है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर देखो, विकास की अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास क्या भविष्यवाणी कर सकते हो कि इस बच्चे का विकास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, है ना। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर कोई बालक है, बालक की जो अपनी जो वृद्धि है और विकास की गति को अपन ध्यान रखकर उसको अपन बचपन देख के बता सकते हैं बहुत तेज चंचलाक है या आगे होकर के अच्छा निकल जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र ये बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। तुम हड्डी से तुमने हाथ का चित्र ले लिए, उसे तुम बता सकते हो कि आगे किस प्रकार से विकास होने वाला, किस प्रकार से नहीं होने वाला। इसी तरह बालक की इस समय की जो मानसिक योग्यताएं है, बालक इस समय जिसको जितनी जो मेंटलिटी की, इसको दिमाग कैसे चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, उसके सारे अपन बता सकते हैं कि इसका दिमाग तेज रहेगा कि मध्यम रहेगा, है ना। अपन बता सकते हैं, भविष्य की वाणी अपन कर सकते हैं, है ना। अगला यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, अगला होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला यहाँ पर क्या होता है, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एवं पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। निश्चित दिशा का मतलब क्या होता है, पहले बोलना सीखेगा, फिर मतलब एक नियम से सिद्धांत बना होता है ना कि नहीं। स्टेप टू स्टेप होता है, स्टेप टूटती नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ रहा है फिर दूसरी में चढ़ रहा है, ऐसा नहीं, एक के बाद एक चलती है विकास की सिद्धांत, है ना। विकास की सिद्धांत की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण पर निर्भर होती है। माता पिता के गुण वंशानुगत, है ना। जिनके माता पिता लंबे होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, चैप्टर है पूरा, इसमें चैप्टर है बुक में, है ना। जिनके माता पिता लंबे होते हैं वो भी लंबे होते, बालक भी, है ना। और जिनके माता पिता ठिंगने होते वो भी ठिंगने रह जाते हैं ना। तो ये वंशानुगत एवं वातावरण कारक से प्रभावित होता है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। बालक सबसे पहले क्या सीखता है, अपने सिर को कंट्रोल करना सीखेगा और अपने हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। और उसके बाद फिर टांगों को चलाना सीखता है। हाँ, पहले मुंडी सीखेगा, फिर हाथ, फिर पैर चलाना सीखता है, हाँ, फिर पैर, ऐसा रहता है। ये एक के बाद एक सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं कि पहले मुंडी पहले चलना सीख गया है और मुंडी लटकी, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, एक के बाद एक सीखता है ना। फिर वह बिना सहारे के अच्छी तरह खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है। ठीक है, दो सिद्धांत और बचे हैं, इसको भी देखे लो। अगला होता है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब विकास सीधा ऐसे, इस विकास की जो डायरेक्शन होती है ऐसी नहीं होती है, बल्कि ऐसी वर्तुलाकार होती है। ठीक है, किताब में नहीं खोदना, है ना। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा न चलकर विकास की ओर प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए और पीछे हटते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार अवस्था में देखो, विकास जो होता है ना, पहले स्पीड में बढ़ गया, फिर रुक गया, कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, ऐसा चलता है। अगला होता है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला क्या होता है, आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे, जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया बार बार दोहराने का संभावना का बढ़ाना। ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा को प्रभावी होता है। देखो, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है पहले समझो, पहले इसको याद कर लो। आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, जॉन डोनाल्ड नील ने दिया। इसका मतलब ये देखो, एक बार बच्चे का सर का विकास हो गया, फिर हाथ का विकास हुआ, फिर पैर का विकास हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मुंडी विकास होगा तो रुक जाएगा, फिर से चलेगा, तो फिर मुंडी का विकास फिर 1-2 साल फिर होगा, फिर आगे फिर शरीर का विकास होगा, फिर नई चीज़, मतलब रिवीजन करते हुए चलना। पुनर्बलन का होता है रिवीजन। अपन ने आज जो पढ़े उसको कल भी पढ़े, परसों पढ़े, नरसों पढ़े, तो मुंडी का विकास एक बार हुआ, फिर कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा। फिर अन्य चीज़ का विकास हुआ, फिर नया विकास होने के बाद फिर से पुराना विकास फिर चालू हो जाएगा। तो रिवाज, हाँ, ऐसा चलता है। तो समझ में आया।